दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं एग्री मस्ती और मैं हाजिर हूं एक और नए वीडियो लेक्चर के साथ। और ये वीडियो लेक्चर बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर वाटर शेड एंड वेस्टलैंड मैनेजमेंट का है, यानी जल समेट एवं समस्याग्रस्त या फिर बंजर भूमि प्रबंधन, जिसको हिंदी में कहा जाता है। इस वीडियो में दोस्तों आपको ऐसे महत्वपूर्ण एमसीक्यूज कराए जाएंगे जो कि आपके 100% सिलेबस बेस्ड होंगे हर बार की तरह इस बार भी, और परीक्षा में पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होगी। और कई प्रश्न तो ऐसे हैं जिसको बार बार रिपीट किया जाता है और कई को पूछा भी जा चुका है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और इन सभी प्रश्नों को बिल्कुल ध्यान से समझते रहिएगा। 100% गारंटी करता हूं कि एक भी जो प्रश्न है ये आपका सिलेबस का बाहर का नहीं है। काफ़ी मेहनत करने के बाद इस वीडियो को तैयार किया जाता है, तो एक भी फालतू का प्रश्न नहीं है जिससे आपका टाइम खराब हो। बस वीडियो को आपको अंत तक देखना है और प्रश्नों को समझना है। मैं वीडियो में आगे बढ़ूंगा उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। ये मेरा आप लोगों से विशेष अनुरोध है, वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं सीधे प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला लिखा हुआ है CSW CRTI का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों CSW CRTI का पूरा नाम होता है सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। और ये कहाँ पे है? तो देहरादून उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? तो देहरादून उत्तराखंड में है। इससे 2 प्रश्न बन सकते हैं और ये काफ़ी कॉमन और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और नेक्स्ट है SAR का पूरा नाम, यानी सार जो इसको शॉर्ट में कहा जाता है। SAR का पूरा नाम क्या होता है? तो यहाँ पे SAR का मतलब होता है सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो। क्या होता है? सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो। और नेक्स्ट है भारत में कुल समस्याग्रस्त भूमि का क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों कुल समस्याग्रस्त भूमि का क्षेत्रफल जो भारत में है ऑल ओवर इंडिया में वो 93.6 मिलियन हेक्टेयर है। कितना? 93.6 मिलियन हेक्टेयर। और नेक्स्ट है भूगर्भिक क्षरण को और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों भूगर्भिक क्षरण जो होता है इसको प्राकृतिक क्षरण या सामान्य क्षरण के नाम से भी जाना जाता है। प्राकृतिक क्षरण या सामान्य क्षरण के नाम से भी जाना जाता है। और नेक्स्ट है आपका मृदा उपयोग क्षमता को कितने भागों में बांटा गया है? तो दोस्तों जो मृदा उपयोग जो क्षमता है इसको कुल 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 8 भागों में। और इस भाग में जो टोटल 8 क्लासिफिकेशन है, इसमें से जो भाग 5 है और भाग 5 से लेकर के जो भाग 8 तक है ये कृषि के लिए अनुपयोगी होता है। यानी मृदा को टोटल 8 भागों में बांटा गया है, जिसमें 1 से लेकर 4 तक भाग में कृषि का काम किया जाता है, खेतीबाड़ी की जाती है। और जो 5 से लेकर के 8वां तक जो वर्ग है मृदा का, ये बिल्कुल बेकार होता है, इसमें कृषि का कार्य नहीं होता। इस प्रश्न को भी पूछा जाता है कि कृषि के लिए अनुपयोगी भूमि वर्ग कौन सा है? तो 5 से लेकर के 8 तक है। ठीक है। और नेक्स्ट है मृदा उपयोग क्षमता को कितने भागों में बांटा गया है? तो 8 भागों में। इसको हम लोगों ने जान लिया। और इसके नीचे है मिनी वाटर शेड का क्षेत्रफल होता है। तो दोस्तों मिनी वाटर शेड का क्षेत्रफल कितना होता है? तो 40 से 100 हेक्टेयर। कितना? 40 से 100 हेक्टेयर। और वहीं बात करें सबसे छोटा और सूक्ष्म वाटर शेड का, तो उसका आकार होता है 0 से लेकर के आपका 0.001 से लेकर के ये आपका 100 मिलियन हेक्टेयर तक होता है। सॉरी, यहाँ पे एक ही 0 होगा। तो जो ये है 40 से 100 हेक्टेयर वाला, ये आपका मिनी वाटर शेड हो गया। और नेक्स्ट है स्प्लैश क्षरण का मात्रा प्रचंडता किस पे निर्भर करता है? तो दोस्तों स्प्लैश क्षरण जो होता है इसका कितना मिट्टी का कटाव होगा, कितना कम होगा, कितना ज़्यादा होगा और कितनी तेज़ होगा, ये सब जो बातें हैं किस पे निर्भर करती है? तो ये बूंदों के आकार पर निर्भर करती है। और दोस्तों स्प्लैश क्षरण का मतलब होता है जब वर्षा का बूंद सीधे ज़मीन पे गिरता है तो वहाँ के जो मिट्टी का कण होता है वो छिटक करके ऊपर उड़ के दूर दूर जा कर के गिरता है डायरेक्ट, तो उसको स्प्लैश क्षरण कहते हैं, जिसको हिंदी में अपभूसरण क्षरण कहते हैं। ठीक है। इसके नीचे उसी से रिलेटेड एक और प्रश्न है, अपभूसरण क्षरण को और क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको उर्वरता क्षरण कहते हैं। और दोस्तों इसको उर्वरता क्षरण इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर वर्षा का बूंद जो है डायरेक्ट मिट्टी पर पड़ता है तो वहाँ का जो मिट्टी का जो सिल्ट और क्ले होता है, जो मिट्टी के ऊपरी भाग जो कि फर्टाइल भाग होता है, वो कट जाता है और बह जाता है, इसलिए इसको उर्वरता क्षरण भी कहा जाता है। और नेक्स्ट है शुद्ध सरिता क्षरण
क्षुद्र सरिता क्षरण या रील इरोजन कितने ढलान वाले मृदाओं में होता है? तो दोस्तों क्षुद्र सरिता क्षरण या रील इरोजन कितने ढलाव वाले मृदाओं में होता है? तो उसके लिए क्षुद्र सरिता क्षरण के लिए 4 से 5% ढाल वाले मृदाएं क्या होती है, इससे प्रभावित होती है क्षुद्र सरिता क्षरण से, जिसमें 4 से 5% ढलान हो। और नेक्स्ट है क्षुद्र सरिता क्षरण यानी रील इरोजन का विकसित रूप है। तो दोस्तों रील इरोजन का विकसित रूप कौन सा है? तो आपका जो गली इरोजन होता है, अवनालिका क्षरण, जिसको हिंदी में अवनालिका क्षरण कहते हैं और इंग्लिश में गली इरोजन कहते हैं, ये जो गली इरोजन होता है आपका रील इरोजन का डेवलप्ड रूप होता है। ठीक है। और नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा बंजर भूमि किस राज्य में है? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा बंजर भूमि जो है वो राजस्थान स्टेट में है भारत के। ठीक है। भारत में सबसे ज़्यादा बंजर भूमि किस स्टेट में है? तो राजस्थान में है। और नेक्स्ट है जल संग्रहण शब्द किसने दिया? तो दोस्तों ये एक टर्म है वाटर हार्वेस्टिंग, ये किसने दिया? तो ये मायर्स नामक वैज्ञानिक ने दिया। किसने दिया? मायर्स नामक वैज्ञानिक ने वाटर हार्वेस्टिंग वर्ड को दिया था। ठीक है। और नेक्स्ट है मृदा क्षरण से मिट्टी का कौन सा भाग क्षरित होता है? तो दोस्तों जो मृदा क्षरण होता है, मृदा क्षरण से मृदा का कौन सा भाग क्षरित होता है? तो मृदा क्षरण में जो होता है, ये जो मिट्टी के ऊपरी भाग होता है, जिसको सिल्ट और क्ले से मिलकर बना होता है, जो ऊपरी परत जो कि फर्टाइल होता है, जिसपे जो कि खेती बाड़ी के लिए उपयुक्त होता है, महीन कण वाले मृदा, वो क्या होते हैं, वो क्षरित हो जाते हैं, एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं और मृदा की उर्वरता घट जाता है। और नेक्स्ट है मृदा क्षरण का फसल उपज पर प्रभाव कितना होता है? तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि ये सिल्ट और क्ले हट जाते हैं मिट्टी के ऊपरी परत से, तो क्या होता है कि मृदा क्षरित हो जाता है, जिसके कारण उपज कम होने लगता है। तो ये जो उपज कितना प्रतिशत कम होता है मृदा क्षरण से? 1.5 से लेकर के 30% तक जो फसल का हानि होता है उसको आंका गया है। ठीक है। तो मृदा क्षरण से कितने प्रतिशत का फसल हानि होता है? तो 1.5 से 30%। और नेक्स्ट है वाटर शेड का सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव के आकलन करने का मूल सिद्धांत है। तो दोस्तों जो वाटर शेड होता है उसके सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावों का आकलन करने का जो मूल सिद्धांत है उसको क्या कहते हैं? तो उसको विद एंड विदाउट कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ पे विद लिखा हुआ है, विद एंड विदाउट होगा। ठीक है। विद एंड विदाउट कहते हैं किसको? वाटर शेड के सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावों के आकलन करने के सिद्धांत को। और दोस्तों आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको इसी तरह की कंटेंट मिलती रहे। लगातार आपके कोर्स से संबंधित, यूनिवर्सिटी से संबंधित या डिग्री से संबंधित कोई भी सवाल हो वो भी आप मुझे पूछ सकते हैं। इस चैनल पर इन सभी चीज़ों का अपडेट आते रहता है, तो आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक भी अवश्य करिएगा, ये मेरा आपसे विशेष अनुरोध है। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वाटर शेड प्रक्रिया में कितने चरण शामिल है? तो दोस्तों वाटर शेड प्रक्रिया जो होता है इसमें कितना चरण शामिल है? तो 5 चरण शामिल है। कितने? 5 चरण शामिल है। और नेक्स्ट है भूमि क्षरण के कुछ कारण यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। यहाँ पे प्रश्न ऐसे करके आ सकता है, जैसे प्रश्न ऊपर लिख देगा कि भूमि क्षरण के कारण क्या है, और अगर इनमें से कोई भी कारण मिले या फिर ये सभी कारण मिले तो आपको वही टिक करना होगा। जैसे यहाँ पे भूमि क्षरण के कुछ कारण लिखा गया है, तो भूमि क्षरण का कारण क्या होता है? झूम खेती यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन, और दूसरा होता है अधिक चराई यानी ओवरग्रेजिंग, और वनों की कटाई यानी डिफॉरेस्टेशन, तथा आग, फायर और ख़राब सड़कें, इन सभी के कारण क्या होता है? भूमि क्षरण होता है, सोइल इरोजन होता है। इसका सभी क्या है? ये रीजन है भूमि क्षरण का, याद कर लीजिएगा बढ़िया से। झूम खेती हो गया आपका, अधिक चराई और वनों की कटाई, आग तथा खराब सड़कें। और नेक्स्ट है LBSS एंड LUP का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों सबसे पहले जानिए ये NBSS और LUP क्या होता है। तो NBSS का मतलब होता है नेशनल ब्यूरो ऑफ सोयल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग। इसका मुख्यालय आपका जो है इसका हेडक्वार्टर है नागपुर, महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? नागपुर में है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं भारत में कुल निम्नलिखित व बंजर भूमि का क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों भारत में कुल निम्नलिखित व बंजर भूमि का क्षेत्रफल जो है वो 114 मिलियन हेक्टेयर है। कितना है? 114 मिलियन हेक्टेयर है। और नेक्स्ट है निम्नलिखित भूमि के प्रकार। दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है टाइप्स ऑफ
जो डिग्रेड सॉइल है उसका, तो निम्नलिखित भूमि का प्रकार होगा वो आपको नीचे लिखा हुआ मिलेगा। जैसे जल क्षरण से क्या होता है, ये भी जल क्षरण होता है, वो भी क्या है, ये भूमि निम्नीकरण का एक प्रकार है। और नेक्स्ट है वायु क्षरण, ये भी भूमि को निम्नीकृत करता है। और नेक्स्ट है मृदा उर्वरता में कमी, इसके कारण भी भूमि निम्नीकृत भूमि के अंतर्गत आने लग जाती है। और नेक्स्ट है जल भराव, ये भी एक क्या है, भूमि निम्नीकरण का ही सोइल डिग्रेडेशन का टाइप है। और नेक्स्ट है लवणीयता, इसके कारण भी जो भूमि होता है वो ख़राब क्वालिटी का हो जाता है। और आखिरी है जल की कमी, ये जो सभी हैं ये जल क्षरण, वायु क्षरण, मृदा उर्वरता में कमी, जल भराव, लवणीयता, जल की कमी, ये सभी क्या हैं, भूमि निम्नीकरण का एक प्रकार है। ठीक है। और नेक्स्ट है भारत में प्रतिवर्ष कितना मृदा क्षरण होता है। तो दोस्तों भारत में जो कितना मृदा है जो प्रतिवर्ष क्षरण के शिकार होता है, तो 2.1 मिलियन हेक्टेयर यानी 2.1 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है, पर ईयर। और नेक्स्ट है बंजर भूमि में, यानी यहाँ पे भूमि लिखना छूट गया है बट कोई बात नहीं, बंजर भूमि में बायोमास का उत्पादन कितना प्रतिशत होता है। तो बंजर भूमि में बायोमास का जो उत्पादन होता है वो 20% से कम होता है। कितना होता है, 20% से कम होता है बंजर भूमि में बायोमास का उत्पादन, जिसके कारण क्या होता है, मृदा उर्वरता खत्म हो जाती है, बहुत ख़राब हो जाती है, जिसके कारण इसमें खेती नहीं होता। और नेक्स्ट है बंजर भूमि के प्रकार। तो दोस्तों बंजर भूमि के प्रकार दो होते हैं। ठीक है, पहला होता है आपका उपयोगी बंजर भूमि और दूसरा होता है आपका अनुपयोगी बंजर भूमि। दोस्तों बंजर भूमि में भी दो टाइप होता है, कुछ ऐसे बंजर भूमि होते हैं जिनमें हल्की फुल्की खेती की जा सकती है और कुछ तो ऐसे होते हैं जिनमें बिल्कुल भी खेती नहीं की जा सकती। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताया गया कि बंजर भूमि का जो प्रकार होता है ये 2 प्रकार का होता है। और दोस्तों ये वीडियो जो सीरीज चल रहा था ये आपका वाटर शेड एंड वेस्टलैंड मैनेजमेंट का सेकंड पार्ट का वीडियो था। पहला पार्ट का वीडियो का लिंक इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को भी अवश्य देखिएगा। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।